नमस्कार, मैं अरुण कुमार सैनी। आप देख रहे हैं केस क्राइम अलर्ट न्यूज 24। तो आइए जानते हैं आज की मुख्य खबरें, देश भर से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर। इससे पहले आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी देश प्रेम, संवेदना और मानवता की बात तो करती है, लेकिन हकीकत कुछ और है। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, वहां भी लोग न्याय और सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लव जिहाद को लेकर बीजेपी नेताओं के दावों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर देश में ऐसा कुछ हो रहा है तो सरकार संसद में इसके ठोस आंकड़े पेश करे, सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम को परिवार समेत बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकी उन्हें बांग्लादेशी नंबरों से फोन कॉल, मैसेज और वीडियो कॉल के जरिए दी गई। उनके निजी सचिव ने सरधना थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां जांच में जुटी हैं। संगीत सोम ने कहा कि वे ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। चांदी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज फिर इसके भाव में 6,000 रुपए से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है, जिससे खरीदारों की चिंता बढ़ गई है। सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 160 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। अब गेहूं का MSP 2,585 रुपए हो गया है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और उनकी लागत निकलने में मदद मिलेगी। विंध्याचल मंडल में गेहूं की खरीद 1 मार्च से 15 जून तक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत दी है। यूपी पुलिस और जेल विभाग की सीधी भर्ती में 32,679 पदों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पिछले साल हुए सेल्फ सर्वे में बड़ी संख्या में आवेदन संदिग्ध पाए गए हैं। AI ने तस्वीरों के आधार पर इन्हें पकड़ा। कोराम्ब ब्लॉक में 16,800 आवेदनों में से करीब 4,800 संदिग्ध बताए गए हैं। अब इनका सत्यापन हो रहा है और अपात्र पाए जाने पर नाम सूची से हटाए जाएंगे। लव जिहाद के आंकड़े दिखाने की ओवैसी की मांग पर बीजेपी विधायक भावना बोहरा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ओवैसी गलत धारणाएं फैलाने में माहिर हैं और यह उनकी पुरानी आदत है। गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु की मौजूदा सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है और इसने अपने चुनावी वादों में से बहुत कम ही पूरे किए हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने अखिलेश यादव पर भी तंज कसते हुए कहा कि आज योगी राज में गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। अपराधी या तो जेल में हैं या प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। KTR ने राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उन्होंने अशोकनगर के चौराहे पर 2 लाख नौकरियों का वादा किया था, जो पूरा नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर युवाओं को ठगने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले 1 लाख सरकारी नौकरियों और 5 लाख रोजगार का वादा किया गया था, लेकिन 3 साल में एक भी पक्की नौकरी नहीं मिली। उनका कहना है कि सरकार ने 1.5 लाख पद खत्म कर दिए, जिससे युवा नाराज हैं और आने वाले चुनाव में सरकार को सबक सिखाने का मन बना चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के मनरेगा बचाओ आंदोलन को भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ग्राम, काम और राम से ही दिक्कत है। शिवराज ने मनरेगा में फर्जी हाजिरी और भ्रष्टाचार के कई मामलों का जिक्र किया और बताया कि इस योजना से जुड़ी 10 लाख से ज्यादा शिकायतें आई हैं। उन्होंने कांग्रेस से देश को गुमराह न करने की अपील की और ग्रामीण विकास पर मोदी सरकार के खर्च की तुलना UPA सरकार से की। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा कि राहुल गांधी पूरी तरह फेल हो चुके हैं और केंद्र सरकार महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री के करीबी दोस्त भारत के प्रति कभी नरम तो कभी सख्त रवैया अपनाते रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एक बार फिर धमकी दी गई है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता तो अमेरिका से आने वाले तेल पर टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने मोदी को अच्छा व्यक्ति बताते हुए उनके नेतृत्व की सराहना की। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग हिटलर की तरह काम कर रहा है और लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। बीजेपी नेता नवनीत राणा ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने ओवैसी को पाकिस्तान भेजने की मांग करते हुए कहा कि वे वहां जाकर 20 बच्चे पैदा करें। नवनीत राणा ने ओवैसी की भारतीय नागरिकता रद्द करने और AIMIM की मान्यता खत्म करने की भी बात कही। यह बयान दोनों नेताओं के बीच जनसंख्या और संविधान को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। भाजपा नेता मेनका गांधी ने पटाखों पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अगर 2 रातों में 800 करोड़ रुपए के पटाखे फोड़े जाएंगे तो हवा का क्या होगा। उन्होंने पूरे देश में पटाखों पर बैन लगाने की मांग की और कहा कि पटाखे फोड़ने वालों को एंटी नेशनल कहा जाना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से आम लोग परेशान हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी में 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए 4,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है। इसमें हेल्पर और वर्कर के पद भरे जाएंगे, जिससे कई युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा। झारखंड सरकार ने पलामू के बाद रांची जिले में भी मनिया सम्मान योजना की 17वीं किस्त भेज दी है। इसके तहत 3,91,000 महिलाओं के खातों में 2,500 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। अगर ई-केवाईसी नहीं कराई गई तो योजना का लाभ बंद हो जाएगा, इसलिए किसानों से जल्द प्रक्रिया पूरी करने की अपील की गई है। दिल्ली सरकार पुरानी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने पर सब्सिडी देने की तैयारी कर रही है। इसका मकसद प्रदूषण कम करना और ईवी को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डिजिटल उत्तर प्रदेश विजन के तहत राज्य सरकार 30 जनवरी तक ग्रामीण इलाकों में डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने जा रही है। इन लाइब्रेरी में आईएएस, पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ई बुक्स, वीडियो लेक्चर और ऑनलाइन क्विज जैसी सुविधाएं मिलेंगी, ताकि ग्रामीण युवाओं को पढ़ाई के लिए शहरों की ओर पलायन न करना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि दिल्ली को हिंसा में झोंकने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना के तहत जल्द ही महिलाओं के खातों में 1500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। सरकार की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और डीबीटी के जरिए तय तारीख के आसपास राशि भेजी जाएगी। सब्जियों के दाम बढ़ने से आम आदमी की रसोई का बजट बिगड़ गया है। टमाटर के दाम 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं और पालक समेत दूसरी सब्जियां भी काफी महंगी हो गई हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तमिलनाडु में एमके स्टालिन सरकार ने चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य में सुनिश्चित पेंशन योजना शुरू की गई है, जो पुरानी पेंशन योजना जैसे फायदे देगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देशद्रोही हम नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी उनकी सरकार विफल होती है तो उसका ठीकरा विपक्ष पर फोड़ देते हैं। खड़गे ने कहा कि ऐसे बयानों की वे निंदा करते हैं और साफ किया कि कांग्रेस देश के हित में काम करेगी, लेकिन आतंकवादियों, घुसपैठियों या गलत तत्वों का समर्थन कभी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाने से रोकने की मांग की गई थी। कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसी मांग का कोई आधार नहीं है, इसलिए याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती। अब पीएम मोदी के अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाने पर कोई रोक नहीं होगी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में 97 लाख वोट काटे गए और उत्तर प्रदेश में 3.5 से 4 करोड़ वोट काटने की तैयारी की जा रही है। संजय सिंह ने कहा कि यह वोट के अधिकार और संविधान पर सीधा हमला है। उन्होंने यह भी कहा कि बापू, बाबा साहेब आंबेडकर, भगत सिंह और अशफाक उल्लाह जैसे महापुरुषों के बलिदान से जो अधिकार हमें मिले हैं, उन्हें बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शेख हसीना को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन मोहतरमा को बांग्लादेश पहुंचाया जाए और मोदी जी उन्हें बाहर निकालें। दिल्ली और एनसीआर में ठंड का असर लगातार बना हुआ है। ठंडी हवाओं की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी है, लेकिन शीतलहर के कारण हवा की गुणवत्ता में कुछ सुधार देखा जा रहा है और AQI लगातार नीचे आ रहा है। लालू प्रसाद यादव से जुड़े IRCTC घोटाला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी मास्क लगाकर पहुंची। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग जहरीली हवा की वजह से मर रहे हैं। विधायक कुलदीप कुमार ने भी प्रदूषण को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि दिल्ली की जनता का दम घुट रहा है और सरकार को इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों पर सवाल पूछे जाने पर मंत्री प्रतिमा बागरी माइक को धक्का देकर वहां से चली गई, जिस पर विवाद हो गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अप्रैल 2026 में तमिलनाडु में एनडीए सरकार बनाएगी। संभल के सलारपुर गांव में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मदीना मस्जिद को प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए गिरा दिया है। अमरावती में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर कोई बालिग अपने फैसले खुद लेता है तो किसी की पसंद या नापसंद मायने नहीं रखती। उन्होंने यह भी सवाल किया कि लव जिहाद के आंकड़े संसद में क्यों पेश नहीं किए जाते और कहा कि युवाओं को असली जरूरत रोजगार की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2024 और 2025 भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत के साल रहे हैं और लक्ष्य है कि 2026 में तमिलनाडु और बंगाल में एनडीए की सरकार बड़े बहुमत से बने। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर कहा है कि 26/11 के मास्टरमाइंड मसूद अजहर को वापस लाया जाए और इसके लिए उन्होंने मोदी जी से मांग की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने को लेकर फिर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगाए जा सकते हैं। असम के मोरीगांव में रिक्टर स्केल पर 5.1 तीव्रता का भूकंप आया है, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किए जाने पर शशि थरूर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है और वह आतंकवादी नहीं भेजता। उन्होंने यह भी कहा कि खेल को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए और राजनीतिक विफलताओं का बोझ खेल पर नहीं डाला जाना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन मिलकर कुल 126 सीटों में से करीब 103 सीटें जीत सकते हैं। असम में इस साल मार्च और अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने हैं।
ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि प्रक्रिया में जो खामियां हैं उन्हें तुरंत दूर किया जाए और सुधार किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो SIR की प्रक्रिया रोक दी जानी चाहिए। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की ओर से मुंबईकरों के लिए जारी घोषणा पत्र में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि 700 वर्ग फुट तक के घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स पूरी तरह माफ होगा, 10 रुपए में खाना और नाश्ता मिलेगा। इसके अलावा मुंबई में नालियों की सफाई का काम 12 महीने तक चलेगा और मुंबई के लोगों को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का भी वादा किया गया।